हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। देन उसके बाद हमने पोस्टुलेट्स देखे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, इसके बाद एक ब्लू बॉक्स है, आप उसके क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो आप पूछिएगा। ठीक है, अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि एटम एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, सो इंडिविजुअली हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एन एटम। ठीक है, हमने पोस्टुलेट्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था एटम क्या होता है। सो हमें पता है कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, तो अभी एक चीज बताते हैं, कंपैरिजन सिखाते हैं ना। मान लीजिए कि एक घर बन रहा है। ठीक, घर के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? ब्रिक, है ना, ईंटों से ही तो बनेगा। सो ईंट क्या हो गई? बिल्डिंग ब्लॉक हो गई उस पूरी बिल्डिंग का। क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक। सिमिलरली जो भी मैटर होता है वो किससे बना होता है? एटम्स का। तो सब मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? ये भी किस बिल्डिंग ब्लॉक हो गया? किसका? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, अब एटम्स का साइज कितना होता है? क्या हम उनको नेकेड आइज से देख सकते हैं? नेकेड आइज बोले तो ऐसे ही बिना किसी माइक्रोस्कोप या बिना किसी चीज के नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? एटम्स आर वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि हम इमेजिन या कंपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब आप एक बात समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, ठीक है, दिस इज अ थिन शीट ऑफ पेपर। अगर मिलियंस ऑफ एटम्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे तब जाके ये बेयरली इतना पतला सा शीट बनता है। मिलियंस ऑफ एटम्स की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, सो यू मस्ट नो दैट जो एटॉमिक रेडियस होता है एक एटम का, जैसे रेडियस किसको कहते हैं? ये मान लो एटम है तो ये जो है ये नैनोमीटर में होता है। एनएम, एनएम बोले तो नैनोमीटर। ठीक है, सो नैनोमीटर्स बेसिकली कितना होता है आपको पता है? मीटर तो पता ही होगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -9 नैनोमीटर। आप सोचो कितना छोटा उल्टा हो गया। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -9 मीटर। आपको समझ आया कितना छोटा हो गया? 1 मीटर से भी 1/1 और 9 0, 6 7 8 9, इतना छोटा नैनोमीटर होता है। तो इतना छोटा साइज होता है एक एटम का। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। क्लियर हो गया? ओके, सो हमें ये पता चल गया कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं। जब इतने छोटे होते हैं तो फर्क क्या पड़ता है ना? क्यों? वाई डू वी केयर अबाउट देम? वाई आर वी स्टडिंग अबाउट देम? सो हमें पता है एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। अभी मैंने बताया था कि ये किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, कि कुछ भी चीज जो कि हम टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, दिस एवरीथिंग इज मैटर एंड इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसीलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब एटम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, राइट? सो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिंबल्स भी तो होने चाहिए, है ना? सो डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के, बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में। सो उन्होंने सिंबल्स जो है वो बोला था फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मेंट एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल था, हाइड्रोजन का है। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप देखिएगा जरूर। कार्बन के लिए ये पूरा शेडेड है और ये कार्बन हो गया। देन ये सिंपल इतना ऑक्सीजन के लिए। ओके, फास्फोरस के लिए ये होता है। जस्ट गो थ्रू योर बुक, देयर इज फिगर एट द एंड ऑफ द पेज, और उसमें सारे दिए हुए हैं। सल्फर का है, आयरन का है, कॉपर का है, लेड, सिल्वर, गोल्ड। सो बेसिकली एक और साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने कहा था, इन्होंने सजेस्ट किया था
कि जो भी एलिमेंट्स के सिंबल्स होंगे ना, हम उनके नाम से ही लेटर उठाते हैं ताकि इजीली याद रहे, है ना। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 या 2 लेटर्स उठाएंगे तो हाइड्रोजन के लिए H यूज करा जा सकता है ना। कार्बन के लिए C यूज किया जा सकता है, ऑक्सीजन के लिए O यूज किया जा सकता है, फास्फोरस के लिए P यूज किया जा सकता है, ठीक है। इनिशियली क्या होता था, जो भी नाम होते थे एलिमेंट्स के वो डराइव किए जाते थे फ्रॉम द प्लेस जहां से वो मिले हैं बेसिकली, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल कॉपर का नाम आया था, एग्जाम्पल देती हूं, कॉपर का नाम आया था साइप्रस से, कंट्री है एक मिडिल ईस्ट में, ठीक है, उससे उसका नाम पड़ा था, ठीक। कुछ नाम जो है एलिमेंट्स के वो कलर्स से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, है ना, गोल्ड ये लिया गया है एक वर्ड, इंग्लिश वर्ड से जिसका मीनिंग होता है येलो, ठीक। आज की डेट में अगर देखा जाए तो IUPAC, दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाम अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। सिर्फ नाम नहीं, सिंबल हो गया या यूनिट हो गई, ये सब जो है यही अप्रूव करती है, ठीक। मेनी ऑफ द सिंबल्स जो है वो लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला लेटर या 2 लेटर्स फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और अगर मान लो 2 लेटर्स आ रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाइड्रोजन का हमने देखा था कि क्या था, H था, हाइड्रोजन के लिए H था। देन एल्यूमिनियम के लिए अगर मैं बोलूं सो क्या होता है, कैपिटल A एंड स्मॉल l, AL, ठीक है। सो 2 लेटर्स उठाए हमने एल्यूमिनियम के लिए। देन कम्स कोबाल्ट, C कैपिटल O स्मॉल, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कोबाल्ट। अगर CO लिखा होगा तो क्या ये कोबाल्ट होगा, नहीं, दोनों कैपिटल है। सो दिस इज एक्चुअली फॉर कार्बन एंड दिस इज एक्चुअली फॉर ऑक्सीजन। तो ये एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है बेसिकली, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सिंगल एक ही कार्बन यूज हुआ है, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप ये एलिमेंट का सिंबल लिख रहे हो कि मॉलिक्यूल का लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, उसमें जो लेटर्स लेते हैं दूसरा, वो एकदम सेकेंड लेटर नहीं लेंगे, तो CL, पहला लेटर तो C ही रहेगा, लेकिन जो सेकेंड लेटर हमने लिया है सिंबल में वो आगे के कहीं से भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जिंक, तो ZN, ठीक है। लेटर्स हमने इसी में से लिया है, पहला लेटर तो रहेगा ही रहेगा, बाकी का लेटर आगे से यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट अगला नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सिंबल्स लिए हैं उनके एलिमेंट्स के नाम से इन लैटिन, सो लैटिन, ग्रीक नेम या फिर जर्मन नेम, इनसे ले लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आयरन को मैं I या IR नहीं लिखती, FE लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है फेरम, ठीक है। सेम वे अगर मैं बात करूं सोडियम को मैं SO या S नहीं लिखती, Na लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, ठीक है। सेम वे पोटेशियम को मैं P नहीं लिखती हूँ, P किसको लिखते हैं, अभी बताया था मैंने, फॉस्फोरस को, नहीं बताया क्या, पिछले पेज पर बताया था। सो फॉस्फोरस को हम P लिखते हैं, पोटेशियम को हम K लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम है केलियम। क्लियर हो गया? इसीलिए हर एलिमेंट का एक नाम होता है और एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है। एक पूरा टेबल दिया है सिंबल्स का एलिमेंट्स के, आप उसको जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे सारे सिंबल्स। कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ, जैसे कि बोरॉन को मैं लिखती हूँ B, लेकिन वहीं अगर बेरियम की बात आती है तो वह मैं लिखती हूँ BA, ठीक है। एंड नाउ अगर बात करती हूँ ब्रोमीन की तो BR, ठीक है। सो आपको ध्यान होना चाहिए
अगर मैं बात करूं कार्बन की तो वो C, कैल्शियम की Ca, कोबाल्ट की CO, ठीक है। ऐसे ही कॉपर की Cu, क्योंकि ये क्यूप्रस होता है, ठीक है। इसका भी नाम जर्मन लैटिन ऐसे नेम से लिया गया है। और एक होता है C से क्लोरीन, सो वो होता है Cl, ठीक है। आप इस तरह से सारे देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट एटॉमिक मास। हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास भी तो होता है ना। सो बेसिकली एटॉमिक मास का क्या जरूरत था, हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। अब साइंटिस्ट को क्या पढ़ना था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए उन्हें मास डिटरमाइन करना बहुत जरूरी होता है। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल CO। सो ये क्या है, किससे मिलकर बनता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। सो इससे मुझे क्या पता चला कि कार्बन combines with, so carbon combines with 4/3 times the mass of oxygen, right? और इसी को हमने क्या बोल दिया, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इस AMU को बाद में U में कन्वर्ट कर दिया था, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हर चीज का यूनिट होता है ना, लेंथ का मीटर, है ना, मास का किलोग्राम, वैसे ही एटम्स के मास का जो यूनिट होता है वो होता है U या फिर AMU। AMU पहले लिखा जाता था, अब इसको U कर दिया है, ठीक। अब एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, मैं किस एटम को कंसिडर करूं। सो इनिशियली ऑक्सीजन को रेफरेंस कंसिडर किया था और कहा था 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen, इसी को कंसिडर कर लिया था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसके 2 रीजंस थे, क्या, एक तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। सो रिएक्ट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। दूसरा रीजन क्या था कि जो एटॉमिक मास यूनिट यूजुअली होल नंबर होना चाहिए, है ना, ताकि कैलकुलेशंस इजी हों और आपका आंसर्स करेक्ट हों, है ना। सो बेसिकली क्या है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, इट गेव मासेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल, इसको अगर मैं यूज कर रही थी ना एज रेफरेंस, सो ऑलमोस्ट ऑल एटम्स, ऑल एलिमेंट्स के जो मास है वो होल नंबर्स आ रहे थे ना, गिव्स एटॉमिक मासेस ऑफ most of the elements as whole number, ठीक है। लेकिन 1961 में जो रेफरेंस था उसको चेंज कर दिया गया था, उसको क्या कंसिडर कर रहे थे, कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। सो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उल्टा बोल दिया, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास सेम होता है, वो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। सो कार्बन 12 और कार्बन 14 की अगर मैं बात करूं तो कार्बन 12 को कंसिडर करते हैं रेफरेंस। सो AMU की डेफिनेशन चेंज हो गई। व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट, 1 मार्क में कभी कभार पूछ लेते हैं। सो इट इज द मास यूनिट equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12, ठीक है।
क्लियर हो गया? इसको जरूर याद कर लेना। आपको बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें आपको मासेस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, सोडियम का 23 होता है, देन मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है एंड कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, सो आप ये याद कर लीजिएगा, दीज आर व्हाट एटॉमिक मासेस। ये बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि क्या एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं अकेले? क्या सी अकेले रह सकता है ना? सो मोस्ट एलिमेंट्स अकेले नहीं रह सकते इंडिपेंडेंटली, वो या तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर आयंस बनाएंगे। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ दीज मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करते हैं, सब इकट्ठा करते जाएंगे और ये मिलकर मैटर बनाते हैं, जो कि हम इजीली देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, सो हम अगली वीडियो में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इससे रिस्पेक्ट में जितने भी ब्लू बॉक्स हैं वो कीजिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कीजिएगा, ये पढ़िएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।